Hi investors, welcome to SOIC. So in today's video, we'll be talking about our investing framework. क्योंकि जितने भी ग्रेट इन्वेस्टर हैं ये लोग एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमसे क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमसे चीज़ें पूछते हैं, बट प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स में ऑब्जर्व करी है कि उनका कोई इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है. तो आज की इस वीडियो में एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. तो इस बुक का नाम ब्लिंक है, विच वॉज रिटन बाय मैल्कम ग्लैडवेल. तो इस बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल की बात करी है पैटर्न रिकग्निशन की. तो वंस व्हाट हैपेंड, एक बार क्या हुआ था कि एक फायर फाइटर की टीम एक घर के अंदर गई थी एंड वहाँ पे वंस दे वेंट इनटू द किचन, जब वो किचन के अंदर थे तो जो उनका लीड फायर फाइटर था उसने उसी वक्त बोल दिया कि अब वापस चलते हैं, यहाँ पे कुछ लग रहा है गड़बड़ चल रही है क्योंकि घर इज़ अनयूजुअली हॉट, मतलब घर कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है. तो जैसे ही वो घर से बाहर निकले घर की पूरी सीलिंग कोलैप्स कर गई एंड पूरा घर कोलैप्स कर गया. रीज़न वॉज क्योंकि बेसमेंट के अंदर आग लगी हुई थी, इस वजह से घर पूरा गर्म हो चुका था एंड जो भी सीलिंग थी या जो भी घर में वुड लगा हुआ था दैट लिटरली कोलैप्स्ड. तो मैल्कम ग्लैडवेल वाइल टॉकिंग टू मेनी रिसर्चर्स या बाय टॉकिंग टू मेनी साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड कि जब आप किसी एक प्रोफेशन में काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं तो आप पैटर्न रिकग्निशन की स्किल्स डेवलप कर लेते हैं. तो उस फायर फाइटर ने भी पैटर्न रिकग्निशन की स्किल डेवलप कर ली थी. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट वी हैव रेड पैटर्न रिकग्निशन के ऊपर. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस. सिमिलरली जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं लाइक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, हार्वर्ड मार्क्स, झुनझुनवाला, दमानी, ऑल ऑफ देम यूज पैटर्न रिकग्निशन स्किल्स. अब कौन कौन से पैटर्न रिकग्निशन है उसका आज हम एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे. सो द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क इज वेरिएंट परसेप्शन. तो वेरिएंट परसेप्शन का क्या मतलब है, एक बार इसको हम समझते हैं. तो मार्केट के अंदर काफ़ी लोग प्राइस अपॉन अर्निंग्स की बात करते हैं, पी रेशियोज की बात करते हैं, जिसके वो वैल्यूएशन मल्टीपल की तरह यूज़ करते हैं. बट हमारी नज़रों में इट इज़ नॉट पी रेशियो, इट इज़ परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो. क्योंकि अर्निंग्स तो क्वांटिटेटिव है पर परसेप्शन आपका पूरा क्वालिटेटिव बेसिस पे डिपेंडेंट है. तो वेरिएंट परसेप्शन क्या कहता है बेसिकली कि मार्केट इज ऑलमोस्ट एफिशिएंट, माने मार्केट इज 99% ऑफ द टाइम्स एफिशिएंट, कि जो भी आज स्टॉक का प्राइस है उसके अंदर सारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बिग्ड इन है. बट व्हाट वेरिएंट परसेप्शन सेज कि शायद से कोई एक ऐसी चेंज है जो मार्केट ने आज इसके प्राइस में बेक इन नहीं करा जो आपको देखना चाहिए. क्योंकि अगर आपका वेरिएंट परसेप्शन ट्रू निकल आता है उस सिनेरियो में, देन यू कैन जनरेट very good returns, like you can actually beat the market because market is almost 99% of the times efficient. माने मार्केट इतनी इन्फॉर्म्ड है, मार्केट की कलेक्टिव विजडम हमारी इंडिविजुअल विजडम से काफ़ी ज़्यादा है. तो आपको अपने स्पॉट्स में रहना है और आपको अपने स्पॉट्स में यूज़ करके वेरिएंट परसेप्शन लगाना है. बेसिकली जहाँ पे मार्केट ने किसी चीज़ को प्राइस इन नहीं करा. तो इससे रिलेटेड हम 10 to 15 अभी केस स्टडीज करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में वेरिएंट परसेप्शन काम कर चुका है एंड कौन कौन सी कंपनी में वेरिएंट परसेप्शन कैन प्ले आउट इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. तो एक बार हम वेरिएंट परसेप्शन के मेंटल मॉडल्स एक्चुअल केस स्टडीज में अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट वेरिएंट परसेप्शन का मेंटल मॉडल विच वी कैन अप्लाई इन एक्चुअल केस स्टडीज इज कॉस्ट रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री साइकिल. तो कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. So what happened between 2013 to 2016 was that of the highway tire market, जिसमें बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, विच इज़ अ वेरी नीश बिजनेस. तो थोड़ा सा आपको पहले मैं ऑफ द हाईवे टायर मार्केट एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो व्हाट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज डज, इसकी ये पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में नहीं है जिसमें MRF और अपोलो टायर्स हैं आपके. व्हाट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज डज इज दैट दे एक्सपोर्ट OHT टायर, ऑफ द हाईवे टायर, जिसमें एग्री और OTR टायर बनाते हैं. तो ये आपके माइनिंग में यूज़ होते हैं और एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होते हैं, जो आपके ट्रैक्टर के अंदर टायर लगता है बेसिकली. तो यहाँ पे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. अगर यहाँ पे हम इनका एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखते हैं तो 5 या 6% ही है, वेराज इनके कंपेटिटर्स का एम्प्लॉय कॉस्ट 26 to 27% है. मोर ओवर अगर हम इनके ईबिट मार्जिन देखते हैं तो इनके ईबिट मार्जिन 30 to 31% के बीच में, whereas their competitors are barely struggling to survive. अगर हम इनका जो बिगेस्ट कंपेटिटर है टाइटन इंटरनेशनल, उसका अगर हम ईबिट मार्जिन देखते हैं दैट इज नेगेटिव एज ऑफ नाउ. बट वॉट हैपन्स इज क्योंकि ऑफ द हाईवे टायर मार्केट केटर्स टू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट आते रहता है.
कि जो आपका एंड यूज़र है, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बालकृष्णा का 50% जो सेल्स है ज्योग्राफी मिक्स में डैट गोज टू यूरोप। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एग्रीकल्चर में फैमिन आ जाता है, कभी कभी ड्रॉट आ जाता है, तो यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट आ जाता है। तो इस वजह से अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री की थोड़ी सी भी इंसाइट है तो यू कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। लेट्स जस्ट सी। तो between 2013 to 2016, the entire of the highway tire market went through a down cycle. And this down cycle was not an ordinary down cycle. यहाँ पे degrowth आ रही थी 10 से 15% की। पर अगर आप बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की वॉल्यूम्स देखेंगे सेल की, they were maintained at a constant level. माने बालकृष्णा इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करके मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। Now what happened in 2016 was कि इंडस्ट्री वेंट इनटू एन अप साइकिल। जब इंडस्ट्री अप साइकिल में जाती है 5-6% की जब केगर आता है इंडस्ट्री में, तब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम ग्रोथ 13-14-15% पे आता है। पर जब इंडस्ट्री साइकिल डाउन साइकिल में जाती है, जब डीग्रो होती है, तब बालकृष्णा की वॉल्यूम्स फ्लैट हो जाती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री की इंसाइट थी तो 2017 से 19 तक आप देखेंगे तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ गया था। एंड नाउ जस्ट लेट्स लुक एट द स्टॉक चार्ट। तो 2013 टू 16 के बीच में स्टॉक चार्ट वाज मोस्टली फ्लैट, बट एज सून एज 2016 एंडेड, जब इंडस्ट्री अप साइकिल में आ गई तो 2016 से 18 के बीच में स्टॉक वाज मोर देन 1 to 1.5x। मतलब 2 साल में ही आपको एक स्टॉक जो था, एक ग्रेट कंपनी का स्टॉक आपको 2 साल में डबल हो गया। तो यहाँ पे इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री साइकिल्स, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। What second thing which has played out in Balkrishna Industries is cost reduction. क्योंकि ऑफ द हाईवे टायर बनाने में कार्बन ब्लैक यूज होता है, कोई भी टायर बनाने में कार्बन ब्लैक यूज होता है। तो रिसेंटली बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया है। माने कार्बन ब्लैक जो ये बाहर से खरीदते थे, अब ये इन हाउस ही बनाने लग गए हैं। इन्होंने कुछ 1,40,000 टन्स पर एनम का प्लांट लगाया है जिससे ये कार्बन ब्लैक बनाते हैं। इसका उनका जो पूरा कंजम्पशन कार्बन ब्लैक का इन हाउस हो गया है, जिसकी वजह से भी कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे तो ये मेंटल मॉडल अप्लाई हो सकता था कि अगर आपको इंडस्ट्री की थोड़ी सी भी इंसाइट होती कि दिस इज नॉट अ सिक्लिकल कंपनी, दिस इज नॉट कंप्लीटली अ स्ट्रक्चरल कंपनी, यहाँ पे शैलो सिक्लिकल था। सिक्लिकल क्या होता है? जहाँ पे इंडस्ट्री 50-60% से कोलैप्स कर जाए, जैसे HEG और ग्राफाइट इंडिया में हुआ था। शैलो सिक्लिकल क्या होता है? जहाँ पे इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं कर रही, शायद से उसमें एक प्लेयर ऐसा है जो अपनी वॉल्यूम्स फिर भी मेंटेन कर रहा है। तो ये तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का केस था इंडस्ट्री साइकिल में। सिमिलरली एक ऐसा केस प्ले आउट हुआ था PI इंडस्ट्रीज में बिटवीन 2015 टू 2018। तो 2015 से 18 के बीच में क्या हुआ, क्योंकि PI इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर जो एग्रो इनोवेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, उनको पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करके देता है। तो इनके जो कस्टमर्स थे, दे वर डूइंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। माने इनके कस्टमर्स एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे। तो कभी भी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू में मर्जर एंड एक्विजिशन हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बिजनेस को लेके। तो व्हाट हैपेंड बिटवीन 2015 टू 18 वाज PI इंडस्ट्रीज के जो ऑर्डर्स थे दैट वर बीइंग डेफर्ड। तो अगर हम PI इंडस्ट्रीज की सेल्स का चार्ट देखते हैं तो सेल्स के चार्ट में पता लगता है कि दिस वाज अ टाइम पीरियड व्हेन सेल्स वर रिलेटिवली फ्लैटिश। बट व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंटली वाज, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन कॉल में कहती है कि कभी ना कभी तो ये M&A खत्म होएगा, कभी ना कभी तो ये M&A खत्म होएगा, तो उस M&A को खत्म होते 2-3 साल लग गए। एंड जो भी चैनल इन्वेंट्री थी उसको भी क्लियर होते 2-3 साल लग गए, क्योंकि ग्लोबली एग्रीकल्चर वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ डाउनटर्न। पर जैसे ही इंडस्ट्री केम बैक इन द ग्रोथ फेज, जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हो गया, तब आप यहाँ पे एक वेरिएंट परसेप्शन का मेंटल मॉडल यूज कर सकते थे कि अगर आपको इंडस्ट्री की इंसाइट होती तो उस टाइम पे यू कुड हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस कंपनी। So PI Industries today is one of the companies that we like the most at SOIC. Disclosure, this is not a recommendation just meant for education purpose. Between 2018 to 2019 was the actual time when we got into this company because we understood the industry cycle कि ग्रोथ कोलैप्स नहीं हुई, ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए बस जा चुकी है। और हमें इसकी समझ कैसे पड़ी थी? क्योंकि नवीन फ्लोराइन जो इनका एक पीयर है जो एग्रोकेमिकल में केमिकल्स प्रोवाइड करता है, वो भी सिमिलर चीज़ ही कह रहे थे 2016 से 18 के बीच में कि यहाँ पे इंडस्ट्री अभी थोड़े टाइम के लिए फ्लैट हो गई है, वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ टू कम बैक। एंड जैसी ग्रोथ केम बैक इन PI इंडस्ट्रीज, all of us knew that this is a high quality business. Company started re-rating 28 to 30 के मल्टीपल से स्टॉक गॉट re-rated।
So this is one of the variant perception mental models that we use, that is understanding of the industry cycle, and second is cost reduction, जैसा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने backward integration होके करा. Now coming to the second mental model, which is one of the most fascinating mental models, and यहाँ पे अगर आप इसको समझ गए तो आपके framework में काफी use का हो सकता है. The name of the mental model is basically when the good, the bad and the ugly trade together, valuations given that are of the ugly. तो इसमें हम सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का एग्जांपल लेते हैं. तो सुवेन फार्मास्यूटिकल ऑलवेज हैड टू लाइंस ऑफ बिजनेसेस. इनके दो बिजनेसेस थे हमेशा से. एक तो लाइफ साइंसेस का बिजनेस था और एक सीडीएमओ और क्रैम्स का बिजनेस था. तो सीडीएमओ और क्रैम्स की हमने इस पे वीडियो भी बना रखी है. सुवेन फार्मा का हमने स्टॉक एनालिसिस भी कर रखा है. तो व्हाट गॉट अस इंटरेस्टेड इन द कंपनी वाज डीमर्जर. तो यहाँ पे क्या था कि जो इनका अच्छा वाला बिजनेस था सीडीएम और क्रैम्स का, जहाँ पे इनका ईबिट मार्जिन वाज समवेयर क्लोज टू 40%, इबिटा मार्जिन वाज समवेयर क्लोज टू 40%, दैट बिजनेस वाज फंडिंग R&D इनटू द सुवेन लाइफ साइंसेस बिजनेस. अब लाइफ साइंसेस बिजनेस में क्या था कि मॉलिक्यूल की डिस्कवरी कर रहे थे, तो उस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट था. तो इन टोटलिटी 2004 से लेके 2020 तक या 2005 से लेके 2020 तक दे स्पेंड क्लोज टू 7 to 800 करोड़ जस्ट इन R&D. तो माने अच्छे बिजनेस से पैसा निकाल के R&D में डाला गया था एंड उस R&D का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, राइट. दैट R&D वाजंट फ्रूटफुल. तो जब बिजनेस डीमर्ज हुआ, व्हेन द गुड वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बैड, व्हाट हैपेंड वाज द गुड गॉट री-रेटेड. क्योंकि अगर हम इनके कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स देखें जो इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, पीयर्स जो इनके डीवीज लैब है, सिंजीन है, तो वहां पे उनको अगर हम प्राइस बाय अर्निंग मल्टीपल देखें तो 45 to 50 टाइम्स का इजीली मिलता है. वेयर सुवेन फार्मा जब इनका डीमर्जर हुआ था तब इनको पी बाय ई मल्टीपल वाज ओनली बिटवीन 16 to 18 टाइम्स, विच ऑल्सो फेल डाउन टू 10 to 11 टाइम्स. माने एक टाइम पे ये बिजनेस आपको जो 10 to 11 की पीई पे आया था, यू आर गेटिंग अ बिजनेस विच हैज एन ROCE ऑफ 35% प्लस, which has nearly double its gross block. माने अब इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डबल कर दिया है, कुछ 320 करोड़ का कैपेक्स करा है, एंड ऐसा बिजनेस आपको मिल रहा था जिसका इबिटा मार्जिन 40% प्लस है. आज इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कितने बिजनेसेस ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनका इबिटा मार्जिन 40% प्लस है. आप एक बार जरूर ये एक्टिविटी करके देखिए, एंड से ये आपको इतना अच्छा बिजनेस एक 10 to 20 टाइम्स के प्राइस बाय अर्निंग मल्टीपल में मिल रहा था. तो दिस इज व्हाट प्लेड आउट. दिस इज वाई वैल्यूएशंस गॉट री-रेटेड. अब आप सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक चार्ट देखेंगे तो इट हैज बीन री-रेटेड इन द पास्ट 2 to 3 months. बट व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू स्पॉट दिस वाज वेरिएंट परसेप्शन. That when the good, the bad, the ugly trade together, the valuations given that are of the ugly. But when the ugly and the good are separated, the good gets re-rated, क्योंकि वहां पे उनकी अर्निंग्स और कैश फ्लो के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि कैश फ्लो आपका दूसरे अगली बिजनेस में डाइवर्ट नहीं होएगा. यहां पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स का. तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ऑलवेज हैड अ वंडरफुल EPC, ऑलवेज हैड अ वंडरफुल FMEG बिजनेस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एंड दे व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने कैपिटल एलोकेशन EPC बिजनेस के अंदर कर दिया, जो आपका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. अच्छे बिजनेस से पैसा निकाल के गंदे बिजनेस में डाला, मार्केट ने कभी भी वैल्यूएशन नहीं दिया, राइट. सिमिलर केस प्लेड आउट इन पिरामल एंटरप्राइजेस. So sadly today Piramal Enterprises has one of the best pharma and CDMO business that is there in the country. I think its size is also bigger than Divi's Laboratories. But valuation नहीं मिलता. Valuation क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रियल एस्टेट NBFC का बिजनेस साथ साथ है. Again same mental model. When the good, the bad and the ugly trade together, valuations given that are of the ugly. तो पिरामल एंटरप्राइजेस के केस में भी हम जैसा देख सकते हैं, एक टाइम पे इट फेल बिलो बुक वैल्यू. आज भी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर मिलता है. रीजन क्या है? क्योंकि रियल एस्टेट NBFC में दे हैव मेड अ रियल मेस, बैड कैपिटल एलोकेशन हो चुकी है. अगर फार्मा बिजनेस आज अलग से लिस्टेड होता, वी वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक. तो दिस इज समथिंग विच वी कीप इन आवर वॉच लिस्ट कि कल को अगर ये डीमर्ज हो गया तो शायद से इसमें गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है. Another case study over here which can be done is that of ITC, that is your Imperial Tobacco Company. तो ITC के केस में आजकल हम काफी सुन रहे हैं कि इनको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा, 15 टाइम्स का PE मल्टीपल मिलता है, 14 टाइम्स का PE मल्टीपल मिलता है.
व्हाट इज हैपेंड इन आईटीसीएस की फिलहाल जो मार्केट को लगता है जो हो रहा है, जो 14-15 टाइम का पीई मिल रहा है, इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आईटीसी ने सिगरेट बिजनेस से पैसा निकाल के होटल बिजनेस एंड एफएमसीजी बिजनेस में डाला है। और अगर हम होटल बिजनेस का आरओसी देखें तो वो भी 6-7-8% से ऊपर नहीं है, वैसे एफएमसीजी बिजनेस का भी आरओसी 5 या 6% से ऊपर नहीं है। तो इस वजह से मार्केट को लग रहा है कि पिछले 10-20 साल से इन्होंने कैपिटल को डिस्ट्रॉय करा है, तो फ्यूचर में भी क्या गारंटी है कि ये कैपिटल को अच्छे से एलोकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शायद से हमारा आईटीसी में एक वेरिएंट परसेप्शन है जो शायद से प्ले आउट भी कर सकता है, उसकी हम अभी जो नेक्स्ट वाला मेंटल मॉडल की बात करेंगे उसमें बात करेंगे आईटीसी की। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल विच यू कैन यूज। जब डी मर्जर हो रहा हो तो हमेशा देखिए कि गंदा वाला बिजनेस निकल रहा है और अच्छा वाला बिजनेस रह रहा है, तो दोनों के रिटर्न रेशियोज को कंपेयर करके देखिए, क्योंकि एंड में अच्छा वाला बिजनेस का री रेट होने का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाता है। Now coming to the third case study is that of margin expansion story. तो margin expansion story एक बहुत important variant perception का mental model है जो आप use कर सकते हैं to generate returns. तो coming to what Warren Buffett says, Warren Buffett keeps on saying that you should view a company as an ongoing movie rather than a still picture. Because क्या होता है कि मूवी या कोई भी अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इज अ लिविंग थिंग, तो बिजनेस कीप्स ऑन इवॉल्विंग ईच एंड एवरी डे। तो आप कभी भी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड थिंक 3 to 4 years डाउन द लाइन कि इस बिजनेस की सेल्स को क्या होएगा, कौन सा प्रोडक्ट ये बिजनेस एंटर कर रहा है, इस बिजनेस के मार्जिन्स को क्या होएगा, बिजनेस कौन सी कॉस्ट कटिंग एक्टिविटी लेके आ रहा है, बिजनेस कौन से न्यू सेगमेंट्स में घुस रहा है, आपको ये वाली थिंकिंग लेके आने पड़ेगी। तो यहाँ पे हम काफी डिफरेंट कंपनीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी की जिसकी हम बात करेंगे जिसमें शायद से मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी अगले 2-3 साल में प्ले आउट कर सकती है, नेम ऑफ द कंपनी इज अल्केम लैबोरेटरीज। तो अल्केम लैबोरेटरीज के बेसिकली इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके 2 लाइंस ऑफ बिजनेस हैं। एक तो ये इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में ऑपरेट करते हैं विच इज नियरली 68% ऑफ द सेल्स, एंड सेकेंड इनका जेनेरिक्स का बिजनेस है वेयर दे एक्सपोर्ट टू यूएस विच इज क्लोज टू 32% ऑफ द सेल्स। तो अल्केम लैब्स में क्या वेरिएंट परसेप्शन हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो पहला वेरिएंट परसेप्शन है कि अल्केम लैब्स हैज बीन ग्रोइंग देयर क्रॉनिक थेरेपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। माने 2 तरीके की थेरेपी होती है, एक तो आपकी अक्यूट थेरेपी होती है। अक्यूट थेरेपी माने जैसे किसी को बुखार हुआ, किसी को गला खराब हुआ तो 3-4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, तो उनके लिए जो दवाई बनती है उसको हम अक्यूट कहते हैं। फिर सेकेंड थेरेपीज आर क्रॉनिक इन नेचर। क्रॉनिक माने किसी को डायबिटीज है, तो ये ऐसी बीमारी है जो 10 या 15 साल के लिए भी लास्ट कर जाती है, राइट। तो जो बीमारियां लंबे समय के लिए होती हैं और दोज काइंड ऑफ डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें क्रॉनिक दवाइयाँ यूज होती हैं। एंड क्रॉनिक थेरेपी का एक अच्छी चीज़ क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कि यहाँ पे कंजम्पशन इज एन्युटी इन नेचर, क्योंकि एक्यूट थेरेपी में सीजनल एस्पेक्ट बहुत आ जाता है, कभी कभी वायरल इतना फैलेगा, कभी कभी इतना नहीं फैलेगा, बट क्रॉनिक एक्टिविटी में सीजनल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में या फिर हम किसी भी कंट्री में ले लें, ह्यूमन बींग्स का नेचर ऐसा हो गया है कि घर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जंक फूड खा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी क्रॉनिक थेरेपी के अंदर है वहाँ पे मार्जिन भी बेटर है, एंड मोर ओवर योर प्रोडक्ट्स आर मोर ऑफ एन्युटी इन नेचर, कि बार बार हर रोज उसकी कंजम्पशन चाहिए। तो अगर हम अल्केम लैब्स के केस में देखेंगे तो लास्ट 4 to 5 years में क्रॉनिक थेरेपी एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इंडियन सेल्स हैज ग्रोन फ्रॉम 10-11% टू 14-15% करेंटली। एंड मोर ओवर यहाँ पे वेरिएंट परसेप्शन क्या है कि सेल्स को ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर करने पड़ते हैं। तो अल्केम लैब्स ने लास्ट 1 to 2 years में कुछ 1000 MR हायर करे थे, जिसकी वजह से इनकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो वो काफ़ी घट चुकी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कितने रुपए की सेल कर रहे हैं। तो क्रॉनिक सेगमेंट में इनका ये कुछ 3.1 लाख रुपीज़ के आसपास है, वेराज अक्यूट सेगमेंट में जो सीजनल नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, वहां पे इनके जो प्रोडक्टिविटी है एमआर की वो कुछ 6 to 6.3 लाख के बीच में है, वेराज क्रॉनिक में 3 to 3.1 लाख के बीच में ही है। अगर हम इनको कंबाइन कर दे तो 5.4 लाख रुपीज की एमआर की प्रोडक्टिविटी है, विच इज क्लोज टू 10 to 15% लोअर देन द इंटायर इंडस्ट्री। क्योंकि अभी आपने पॉलिसी चेंज करी है, रिसेंटली आपने एमआर हायर करे हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल वाइल फॉर द नंबर्स टू शो। तो नेक्स्ट 1 to 2 years में व्हाट कैन हैपन कि सेल्स ग्रो कर सकती हैं बट एमआर का एक्सपेंस उतना ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। सेकेंड वेरिएंट परसेप्शन दैट इज देयर इन अल्केम लैब्स टुडे इज जो इनका
जो इनका बिजनेस एक्सपोर्ट का बिजनेस है टू अमेरिकन मार्केट्स। तो जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम आज इनका R&D कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें, दैट इज समवेयर क्लोज टू 6%, राइट। एंड 6% का जो R&D कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसमें से भी 90% R&D कॉस्ट इज टुवर्ड्स द अमेरिकन बिजनेस, जो इनका बिजनेस यूएस में है। तो द थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि अगर मैं सिर्फ इनकी अमेरिकन सेल्स का R&D कॉस्ट देखूं, तो यूएस में इनकी सेल्स आर समवेयर बिटवीन 2200 टू 2300 करोड़, और वहां पे अगर मैं R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स करूं तो कुछ 17 टू 20% के बीच में R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आती है, विच इज रियली रियली हाई, क्योंकि ये बिजनेस अभी जेस्टेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में दे कैन सी द रिजल्ट्स। तो नॉर्मल अगर मैं फार्मा कंपनी में देखूं, अगर उनका R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टू जो भी इनका अमेरिकन बिजनेस है एक्सपोर्ट के लिए, तो वहां पे उनका R&D समवेयर बिटवीन 8 to 9%, पर इनका अभी 18 से 20% के बीच में है। तो हो क्या सकता है अगले 2-3 साल में कि आपकी अमेरिकन सेल्स ग्रो करेंगी, बट आपका R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं ग्रो करेगा। एंड इसके हमें इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं कि दिस कंपनी हैज ऑलरेडी फाइल्ड 144 ANDAs, जिसमें से 77 का इनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हर साल इनको 10 ANDAs का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर R&D कॉस्ट नहीं बढ़ता एंड सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो देयर इज क्वाइट अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिन एक्सपैंडिंग। तो यहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड कि ROC इन द अमेरिकन बिजनेस कैन गो बियॉन्ड 15-16%। एंड अगर यहाँ दूसरे बिजनेस में, डोमेस्टिक बिजनेस में क्रॉनिक थेरेपी कीप्स ऑन ग्रोइंग, तो व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन इज कि यहाँ पे भी इनके EBITDA मार्जिन्स कैन एक्सपैंड अलॉन्ग विद अगर MR प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो हेयर आर 3 ट्रिगर्स विच कैन प्ले आउट फॉर अल्केम लैब्स। तो ये मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी बन सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी इज दैट ऑफ CCL प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या मेंटल मॉडल यूज करने वाले हैं, अब हम प्राइसिंग मिक्स की बात करेंगे। तो कभी कभी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से कंपनी का प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो जाता है, या कोई नया प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है जिसमें कंपनी के जो मार्जिन है स्ट्रक्चरली वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कमिंग टू CCL प्रोडक्ट्स, इसमें हम बात करेंगे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी की और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी की। तो 3 तरीके की कॉफ़ी बनाते हैं CCL प्रोडक्ट्स, जिसमें से इनकी फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में हाईएस्ट मार्जिन है। तो यहाँ पे बिफोर टॉकिंग मोर अबाउट द मार्जिन, एक बार मैं आपको इनका बिजनेस समझा देता हूँ। तो कॉफ़ी का कुछ वैल्यू चेन ऐसा लगता है, और इस वैल्यू चेन में एक तो आपके प्लांटेशन वाले होते हैं, फिर आप एक जो हम कैफे में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, एंड एक जो बीच में प्रोसेसर होते हैं। तो CCL प्रोडक्ट्स इज बेसिकली अ प्रोसेसर ऑफ कॉफ़ी, एंड एज अ प्रोसेसर ऑफ कॉफ़ी यहाँ पे अगर हम पूरी इंडस्ट्री के वैल्यू चेन में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री में प्रोसेसर्स कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड CCL प्रोडक्ट्स के बिजनेस में एक अच्छी चीज़ और क्या है कि इनको रॉ मटेरियल की कभी भी फ्लक्चुएशन अपने P&L पे हिट नहीं लेते, because they just pass on the RM fluctuation to the end consumer. So they are a complete processor because they do a lot of value addition to it. This is why they have maintained their operating profit margins of more than 20%. तो अब CCL प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएंट परसेप्शन क्या था कि CCL प्रोडक्ट्स अनाउंस्ड अ कैपेक्स ऑफ 5000 टन्स पर एनम का कैपेसिटी इन आंध्र प्रदेश, दैट टू इन एन SEZ रीजन, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड इस जोन में जो इन्होंने कैपेक्स करा था, दिस कैपेक्स वाज फॉर फ्रीज ड्राइड कॉफी। अब 3 तरीके की कॉफी CCL बनाता है, स्प्रे ड्राइड, एग्लोमेरेटेड एंड फ्रीज ड्राइड कॉफी। तो फ्रीज ड्राइड कॉफी में हायर मार्जिन है। तो इस बारी अगर हम इनका लास्ट 2 क्वार्टर्स या 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखेंगे तो वी कैन सी दैट ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव स्ट्रक्चरली एक्सपैंडेड, एंड यू कैन एक्सपेक्ट देम टू बी एट दीज एलिवेटेड लेवल्स, क्योंकि स्ट्रक्चरली दोज हैव इंप्रूव्ड, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आपका एक नया प्रोडक्ट ऐसे आ गया जहां पे आपके मार्जिन ज्यादा है। एंड मोर ओवर क्या होने वाला है यहाँ पे अगले 4-5 साल में कि मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड कि इसी प्लांट में एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स और करेंगे एंड 5000 टन्स पर एनम का एक कैपेसिटी नया और लगा देंगे। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि जहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है इसको समझना कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कैपेक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ग्रीन फील्ड कैपेक्स इज बेसिकली जब आप एकदम स्क्रैच से आके लैंड खरीद के सारी यूटिलिटीज लगाते हैं, पावर प्लांट लगाते हैं, कुछ कंपनीज पानी का प्रोविजन करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो उसको हम ग्रीन फील्ड कहते हैं जब आप एकदम स्क्रैच से लगाते हैं। ब्राउन फील्ड क्या होता है कि एक बार ही आपकी कैपेसिटी लग गई तो उसके साथ ही आप दूसरी कैपेसिटी बना देते हैं। तो ग्रीन फील्ड कैपेक्स में एसेट टर्न्स आर ऑलवेज लोअर, वेयर एज ब्राउन फील्ड कैपेक्स में
एसेट टर्न्स आर ऑलवेज हायर एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ब्राउनफील्ड कैपेक्स में इज ऑलवेज हायर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर ग्रीनफील्ड कैपेक्स में होता वो आपका ब्राउनफील्ड में नहीं होता। एक और तरीका इसको समझने का है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई लैंड लेके घर बनाया, उस घर पे आपने 2 फ्लोर लगा लिए, राइट। अब आप कहते हैं कि बाकी के 2 फ्लोर हम बाद में बनाएंगे, अज्यूमिंग कि कॉस्ट आपका कांस्टेंट ही रहता है, तो जो आपके बाकी के 2 फ्लोर बनाने का कॉस्ट आएगा वो पहले के 2 फ्लोर बनाने से कॉस्ट कम होएगा, क्योंकि जब आप पहले 2 फ्लोर बनाएंगे तब आप पार्किंग स्पेस भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ लेंगे, पानी का पूरा बोरिंग कराएंगे, तो उसमें आपको खर्चा ज्यादा आएगा, कॉस्ट वुड बी हायर। Whereas brownfield capex में your cost would be always lower and there is quite a good possibility of your asset turns being higher. तो यहाँ पे CCL products में ये एक variant perception था which has actually kind of like played out because in March or April time you were getting this company at throwaway valuations of 15 to 16 times. अगर हम यहाँ पे इनका balance sheet पे अगर आके हम इनके fixed assets देखते हैं, तो fixed assets have expanded from somewhere between 380 to 390 crores to somewhere between 720 to 730 crores. So fixed assets have nearly doubled, and management has indicated that they will be incurring a capex of 300 to 350 crores, that too in next 3 to 4 years. तो यहाँ से भी फिक्स एसेट्स 1000 या 1100 करोड़ के हो सकते हैं। तो दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कि आप बैलेंस शीट को देखते रहें कि यहाँ पे क्या एक्सपेंशन हो रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या हो रहा है। अगर प्रोडक्ट मिक्स हायर मार्जिन प्रोडक्ट का आ रहा है तो यू हैव अ 1 to 2 year हेड स्टार्ट ओवर योर नियरेस्ट कंपेटिटर, दैट टू इज एन इन्वेस्टर। क्योंकि अगर आप 1-2 साल पहले ही ऐसी कंपनीज में आ जाते हैं तो आपके पास एक वेरिएंट परसेप्शन है विच कैन एक्चुअली प्ले आउट। समथिंग सिमिलर प्लेड आउट इन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटानिया में 2013 में क्या हुआ? अच्छा, ब्रिटानिया में सिर्फ यही नहीं प्ले आउट हुआ, ब्रिटानिया के अंदर एक और वेरिएंट परसेप्शन प्ले आउट करा है, दैट इज द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट। तो 2013 में वरुण बेरी जॉइंड द कंपनी एंड इन 2013 ब्रिटानिया वाज struggling to hold its market share. But as soon as Varun Berry came in, he changed the entire policy of the company. So one of the first decisions that he took was he stopped all the trade incentives. Trade incentive माने कि किसी दुकानदार को आप गुड्डे के बिस्किट्स भेज रहे हो, अगर उसने 100 बिस्किट बेच दिए तो उसको 3 बिस्किट्स एक्स्ट्रा फ्री बेचने के लिए। तो as soon as he came in, he stopped all the trade incentives. Second thing which he did was he rationalized cost. माने जो भी सेल्स फोर्स काफी ज्यादा ब्लोटेड थी, उसमें से 300-400 बंदों को फायर कर दिया एंड मोर ओवर कॉस्ट को स्ट्रक्चरली रैशनलाइज कर दिया। जो भी एड का स्पेंड था, जैसे अगर 8% एड वो स्पेंड कर रहे थे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो उसमें से 4.9 या 4.5% इन ट्रेड स्पेंड था। माने जो दुकानदार को आप एड दिखाते हैं उसके लिए स्पेंड था, जो रिटेलर होलसेलर के लिए स्पेंड था, वेराज कस्टमर फेसिंग सिर्फ 3 या 4% ही था। तो ये चेंज दैट इक्वेशन टू कस्टमर फेसिंग 6% के आसपास लेके 5.5 to 6%, एंड वेराज इन रिटेल जो स्पेंड था, इन ट्रेड स्पेंड था, वो 2% के आसपास ही कर दिया। एंड नेक्स्ट थिंग विच ही डिड वाज प्रोडक्ट मिक्स चेंज। माने कि आपने कभी भी गुड डे चंकीज का पैकेट देखा था 2013-14 से पहले 50-60 रुपए के लोग 5 या 6 कुकीज खरीद रहे हो? न्यूट्री चॉइस का आपने कभी भी पैकेट देखा था जो 50-60 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट आता है जिसमें सिर्फ 6 कुकीज निकलते हैं? बिकॉज पीपल वर यूज टू ईटिंग पार्ले जी, टाइगर, डेट टू फॉर 5 रुपीज। तो उन्होंने एक न्यू कैटेगरी में आगे प्रीमियमाइज कर दिया अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, एंड यहाँ पे दे आर नियरली 70% मार्केट शेयर, सो दे आर मार्केट लीडर्स ओवर हियर। तो ब्रिटानिया की केस स्टडी हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करी, हमने 3 to 4 अमेजिंग आर्टिकल्स डाले हैं, क्योंकि इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से मोर देन 15% हो चुका है 2020 में। I think this time it was somewhere between it was more than 19 to 20%. This is a very historical feat in terms of changing such a big company. इतनी बड़ी कंपनी को आप अंदर से चेंज करके उसका मार्जिन आप ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो we should take note of such managements. क्योंकि 2015 में भी someone could have easily recognized what changes were happening. Just read the articles in the description mentioned below. So guys, this was another mental model of management change, product mix change and margin expansion story. Now coming to another one which is your value chain analysis. तो आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्रैम्स इंडस्ट्री और आपका एपीआई इंडस्ट्री काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, राइट? क्रैम्स, एपीआई एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बट प्रॉब्लम इज कि सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो डू व्हाट पीटर लिंच डिड, आप पिक एक्सेस और शवल्स गोल्ड माइनर्स को बेचिए।
तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इन कंपनीज पे यू कैन बेट थ्रू ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट कंपनीज एंड कंपनीज विच मेक अमाइंस, क्योंकि अमाइंस आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, माने एपीआई के हर एपीआई में बनने के लिए अमाइन चाहिए। तो अमाइंस में यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि इंडस्ट्री एक डुओ प्ले है, अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस नाम की कंपनी है विच मेक अमाइंस। एंड ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट में जीएमएम फाउडलर है और एचएलई ग्लासकोट है। जीएमएम फाउडलर इन आवर व्यू इट ट्रेड्स एट अ ballistic valuation, does not make sense, क्योंकि जब से ये एक्विजिशन भी होएगा तो यहाँ पे एक और वेरिएंट परसेप्शन आ सकता है कि इनकी रिटर्न रेशियोज विल फॉल डाउन अ लॉट, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जो इन्होंने अक्वायर करा है तो इनके बिट्टा मार्जिन सिर्फ 12 से 16% के बीच में ही रह जाएगा, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपैंड, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस आर वेरी वेरी स्लो इन नेचर। वैसे एचएलई ग्लासकोट में भी अगर आप देखेंगे तो इनमें भी मैनेजमेंट चेंज हुआ था, एंड मोर ओवर एचएलई ग्लासकोट हैज अ सिमिलर पेडिग्री, they also have very good clients, and we were actually invested some time ago in HLE Glascoat. Right now we aren't, because we are not that comfortable with valuations. This is not a stock recommendation by any means of imagination. These are just companies meant for education purpose. अल्काइल अमाइंस में भी वी वर ऑल्सो इन्वेस्टेड सम टाइम अगो, बट अल्काइल अमाइंस में भी एक रीजन फॉर सेलिंग आ गया था हमारे पास वेरिएंट परसेप्शन का मेंटल मॉडल यूज करके, उसकी भी हम अभी आगे बात करेंगे, राइट। सो गाइस, दीज वर योर वेरिएंट परसेप्शंस व्हिच वन कुड हैव यूज्ड टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज एंड वन व्हिच कुड वन स्टिल यूज टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आप ये फ्रेमवर्क हमसे बोरो कर सकते हैं, आप ये फ्रेमवर्क यूज करके बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। But now the question arises, क्या वेरिएंट परसेप्शन सेलिंग में भी वर्क करता है? The answer is yes. As Charlie Munger says that you just need to invert the problem. अगर आप प्रॉब्लम को इन्वर्ट करेंगे तो आपको सोल्यूशन हमेशा मिल जाएगा। तो वेरिएंट परसेप्शन सेलिंग में कैसे वर्क करता है, इसकी हम 3 या 4 केस स्टडीज लेते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी हम लेते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम थी आज की, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज वे बैक इन 2017 एंड 18 वाज गेटिंग वेरी गुड ऑर्डर्स, बट अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का अगर मैं माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस करता तो व्हाट आई गॉट टू नो वाज कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इज इन अ फियर्सली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। इवन दो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स हैं, पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके एक्सपेंशन के लिए कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है। तो जब पीक ऑफ द साइकिल पे सारे प्लेयर्स ने एक्सपेंशन अनाउंस करा तो क्या होएगा कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ गई पर डिमांड उतनी थी नहीं तो योर प्राइसेस वुड कोलैप्स। एंड सेकेंडली, उस टाइम पे कैपेक्स बहुत चल रहा था फाइबर केबल्स का, तो जैसे फाइबर केबल्स का कैपेक्स रुका, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पावर ऑफ कंज्यूमर भी बहुत है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर भी बहुत है, तो उस वजह से सेल्स ऑल्सो कोलैप्स्ड। दिस इज वाई स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक वैल्यूएशंस ऑल्सो कोलैप्स्ड। तो यहाँ पे वेरिएंट परसेप्शन क्या था कि कमोडिटी कंपनीज में नेवर इन्वेस्ट व्हेन दे आर एट पीक मार्जिन्स एंड पीक वैल्यूएशंस। दिस इज व्हाट हैपेंड इन HEG एंड ग्राफाइट इंडिया। HEG और ग्राफाइट इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्टेड व्हेन ऑल द कंपेटिटर्स अनाउंस्ड योर कैपेसिटी एक्सपेंशन, एंड मोर ओवर वहां पे आर्टिफिशियली एलिवेटेड मार्जिन्स थे। जस्ट थिंक ऑफ इट, जहां पे मार्जिन सस्टेन नहीं कर सकते उसको हम कमोडिटी कंपनी ही कहते हैं। 60-70% से आपका मार्जिन हैज कोलैप्स टू नियरली लेवल्स ऑफ बिलो जीरो, मतलब नेगेटिव हो चुके हैं, तो ऐसी कंपनीज को हम कमोडिटी ही कहते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कमोडिटी कंपनी देखने का, पिछले 10-15 साल का P&L में जाके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लीजिए। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो इट इज अ कमोडिटी कंपनी, अगर रिलेटिवली स्टेबल है तो मीन्स समथिंग गुड इज हैपनिंग, अगर एक्सपैंड कर रहा है तो मीन्स द कंपनी इज एन इमर्जिंग मोड कंपनी, कुड भी। क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के केस में लास्ट 10-15 ईयर्स में हम कभी इसकी केस स्टडी भी लेके आएंगे, कभी स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे आरती इंडस्ट्रीज का, तो हम आपको पूरा समझाएंगे कि फ्रॉम 1990s टिल 2020 व्हाट हैज हैपेंड इन द कंपनी। तो यहाँ पे देखेंगे इनका मार्जिन हैज एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरली इन द लास्ट 10 to 12 years एंड व्हाट वाज द पॉलिसी दैट द कंपनी डिड। So this was one of the case studies for selling. Second case study for selling is especially in banking and financials. अगर कोई भी बैंक is growing very fast in wholesale loans or real estate loans, you have to be very cautious. Let me take an example of IndusInd Bank. Between 2016 to 2019, company grew its real estate loan book at 100% CAGR. माने 3 साल में 100% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे इन्होंने अपनी रियल एस्टेट की लोन बुक ग्रो करी थी।
मोर ओवर सेकेंड रेड फ्लैग क्या था इंडसइंड बैंक में, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था हमारे ओपिनियन में, आई थिंक Q2 FY20 या Q1 FY20 की कॉन कॉल में था कि इन्होंने एनपीए जो भी प्रोविजनिंग का राइट ऑफ था जो इनको पीएनएल के थ्रू लेना चाहिए था, जिसकी वजह से इनका अर्निंग्स पर शेयर या नेट प्रॉफिट घट जाता, दे एक्चुअली टुक द राइट ऑफ अगेंस्ट इक्विटी इन द बैलेंस शीट। ऐसा कंपनीज तब करती हैं जब दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज अ फाइनेंशियल शेनानिगन, कि ऐसा कंपनीज तब करती है जब उनको आर्टिफिशियली अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट करना हो तो इक्विटी के अगेंस्ट डायरेक्ट नॉक ऑफ कर देती हैं। तो इंडसइंड बैंक डिड दिस एंड वी वर ऑलवेज वेरी नेगेटिव ऑन इंडसइंड बैंक। तो इसके बाद तो आर जो हाइपोथेसिस थी नेगेटिव होने की, दैट वाज कंफर्म्ड इनटू रियलिटी। तो वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इंडसइंड बैंक एंड यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड टू द स्टॉक प्राइस एज वेल। So I think this is a company which might do well when the economy does well, but when the economy collapses, banking के केस में स्पेशली क्या होता है कि वो बैंक सबसे ज्यादा कोलैप्स करते हैं जिन्होंने गुड टाइम्स में सबसे ज्यादा अग्रेशन दिखाया हो। तो इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द सेम। सेकेंड कंपनी वेयर वेरिएंट परसेप्शन वर्क वाज येस बैंक। तो येस बैंक की अगर कोई एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ लेता है 2017 एंड 2018 की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे अनाउंस अ लॉट ऑफ डाइवर्जेंस। माने आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू अनाउंस करा था, उसके बाद येस बैंक में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आ रहा था। एनपीए नंबर्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई वर डिफरेंट एंड एनपीए नंबर्स अकॉर्डिंग टू येस बैंक्स मैनेजमेंट वाज डिफरेंट। दिस वाज आल्सो सीन इन 2016 एंड दिस वाज आल्सो सीन इन 2017। So guys, important to realize कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब कोई यूनिक इंसाइट हो। आजकल काफी लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेसेस टू बी इन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन एज ऑफ नाउ, हम उस पर भी थोड़े टाइम में वीडियो बनाएंगे, पर अगर आपको लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ हो सकता है तो आप डीसीबी बैंक का जाके केस स्टडी जरूर पढ़िए, क्योंकि डीसीबी बैंक में भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इज जस्ट द नेचर ऑफ द बीस्ट। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लो आरओई से हाई आरओई लेके जाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स दैट इज देयर फॉर अ मैनेजमेंट। तो वी टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम सच बेट्स, इवन दो स्टॉक प्राइस 10-20% बढ़े या गिरे, अगर आपका फोकस बिजनेस पे है तो आप ऐसी कंपनीज में कम ही इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस वाज आवर सेकंड वेरिएंट परसेप्शन। Now coming to the third case study of Alkyl Amines. So Alkyl Amines is a company that we like a lot, क्योंकि 2017-18 में जब ये कैपेक्स कर रहे थे तो काफी लोगों की इस कंपनी में नजर नहीं थी, क्योंकि 13-14 टाइम्स पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता था एंड मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड। आप इनका डिविडेंड पे आउट देखो या कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री देखो, इट हैज बीन वेरी वेरी क्लीन एंड सप्लाई साइड भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो आई थिंक वी इन्वेस्टेड वे बैक इन 2018 एंड 2019। बट आज हमें इस कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क लगने लग गया है। पहला रिस्क हमें इस कंपनी में क्या लगने लग गया, जो सबसे मेजर रिस्क है आज इन्वेस्टिंग इन अल्काइल अमाइंस इज कि असीटोनिट्राइल का रियलाइजेशंस हैव जंप्ड फ्रॉम 120-130 रुपीज पर केजी टू 270-280 रुपीज पर केजी। So what can potentially happen is कि a capital cycle can play out. More and more competitors will try to enter acetonitrile. जैसे हम बालाजी अमाइंस के केस में देख सकते हैं, जो इनका नियरेस्ट कंपेटिटर है, उन्होंने भी अपना कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एंड मोर ओवर IOL केमिकल करके कंपनी है विच इज ऑल्सो प्योरली कमोडिटी कंपनी, वो भी रिसेंटली उनकी एनुअल रिपोर्ट में भी था कि वो acetonitrile की प्रोडक्शन में एंटर करेंगे। एंड मेजरली व्हाट एल्स कैन हैपन इज कि अगर वर्ल्ड में ऑटो साइकिल पिक्स अप बैक अगेन, तो व्हाट विल हैपन कि acetonitrile का प्राइस विल अगेन कोलैप्स, which will lead to a lot of margin erosion, क्योंकि अभी इनका मार्जिन EBITDA मार्जिन 31 to 32% हो गया है, ऑपरेटिंग मार्जिन 29% हो गया है। तो these are at a very historical high levels. Any investor who's buying alkyl amines today is buying at the risk of margin compression, कि going forward your ROC and ROIC will compress a lot, क्योंकि 50 to 51% ROCE इस बिजनेस के लिए नॉर्मल नहीं है। If anyone is telling you so it is normal, they are just I think so plainly lying to you, because अब हिस्ट्री पढ़ लें 10-15 ईयर्स का, this is not normal। एंड यहाँ पे एक और मेंटल मॉडल यूज होता है, that is reversion to mean. Investors keep on forgetting that things revert back to average. तो over here as well things will revert back to average. We don't know when this will happen, but quite clearly this matches one of our principles to sell. Again, a disclosure, this is not a recommendation to buy or sell. We have actually personally sold out the stock, so this is not a recommendation or something. Coming to fourth example of variant perception in selling is that of a company hitting the growth ceiling. Mane, these are companies which are large fishes in small ponds. Example, Ambika Cotton, OCCL, Acelia Kale, Foseco.
Do just nothing. After watching this video, just go and compare the top line of these 4 companies in the last 5 years. You will understand this point automatically. क्योंकि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ मिलती है हमेशा कैश फ्लो के ग्रोथ पे. वैल्यूएशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ ऑफ द कैश फ्लो. व्हाट इफ द कैश फ्लो ग्रोथ स्टॉप्स? The answer is simple. The valuation will also collapse. As Bharat Shah says, that stocks are like bonds. But when the growth stops, a stock is treated worse than a bond. This is what has happened in all these 4 companies. And यहाँ पे growth कब वापस आएगी? We do not have an opinion. We used to like these companies sometime in the past, but we understood that this was a mistake which we were committing. So it was good to actually exit these companies, because यहाँ पे growth ceiling आ चुका है, आपकी growth आ ही नहीं रही. और so guys, this was our variant perception in terms of selling. I hope these case studies helped you a lot. But one more variant perception that we left out on the buying side was that of change in capital allocation and segmental margins. तो इसमें अब हम ITC की बात करेंगे. तो ITC का अगर हम FMCG बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पे इनका ROC 0 to -3% या -1% भी था. पर रिसेंटली क्या हो रहा है, अगर आप FMCG बिजनेस की सेल्स देखेंगे तो 7,000 करोड़ से 12,000 करोड़ की सेल्स हो गई हैं. बट जस्ट लुक एट द ROC इज स्टिल एट 3%. तो व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन इज कि क्योंकि अभी इनका एसेट टर्न्स इज 2 times एंड यहाँ पे ROC इज समवेयर बिटवीन 6% एंड EBIT मार्जिन इज 3%. तो व्हाट कैन हैपन इज कि ROC कैन गो टिल, अभी तो 6% है, पर जैसे ही मार्जिन एक्सपेंशन आता है, अगर मार्जिन सिर्फ 10% पे भी चला जाता है, EBIT मार्जिन 10 या 15% पे, ROC 20 या 30% पे आ जाएगी. दिस इज व्हेन द स्टॉक कैन एक्चुअली री-रेट, क्योंकि मार्केट इज अ स्लेव ऑफ फ्री कैश फ्लो and free cash flow is a slave of ROC, and ROC is a slave of margins and asset turns, and margins and asset turns are again a slave of your product mix and your sales. So this is how the entire structure works. If you get this structure in your head, I think you're more than 50% done with what kind of thesis that you should look for in investing. एंड मोर ओवर ITC में और क्या हो रहा है कि इन्होंने कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी रिसेंटली चेंज करी है. तो नाउ दे विल बी पेइंग आउट 80 to 85% ऑफ देयर प्रॉफिट्स एज डिविडेंड, विच विल टेक द डिविडेंड यील्ड समवेयर बिटवीन 5 to 6%. अब डिविडेंड यील्ड वैसे काफी इंटरेस्टिंग नहीं होता, पर इस केस में इंटरेस्टिंग शायद से हो सकता है, क्योंकि अगर हम VST इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल देखें तो 10 साल पहले 500 रुपए का स्टॉक मिलता था. तो किसी ने अगर वो 500 रुपए का स्टॉक लिया था 10 साल पहले, एंड लेट्स जस्ट अज्यूम कि वो 500 रुपए का ही रहता, आज 3500 का, उसको भूल जाते हैं, तो आज उसके बाइंग प्राइस पे उसको 150 रुपीज का डिविडेंड आ रहा होता है. दैट इज 30% डिविडेंड यील्ड. सिमिलर थिंग कैन हैपन इन ITC टू. दिस इज व्हाट द वेरिएंट परसेप्शन इज देयर इन ITC में हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे कि वेदर इट इज अ वैल्यू बाय और अ वैल्यू ट्रैप. डिस्क्लोजर, वी हैव करेंटली नो होल्डिंग्स इन ITC एंड दिस इज अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. तो आपकी रिसर्च खुद की होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेंटल मॉडल आप ITC के अंदर एक ये लगा सकते हैं. So guys, thank you for joining us. I hope this video was informative for you, because Expectation Investing नाम की एक book है which is written by Michael J. Mauboussin. उनका एक framework है जो variant perception से बहुत मैच करता है. तो if anyone is interested in that book और उसको Indian context में कैसे लगाएं, तो उसके लिए एक ये वीडियो बनी थी. And I would highly recommend that book to all the investors who are watching this video कि आपको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, just to get a hang of the entire value structure कि इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स देखते क्या है, इंटायर फ्रेमवर्क क्या है. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी नेक्स्ट बुक का रिव्यू जानना चाहेंगे, एंड इसके जो भी इन्फोग्राफिक्स है वेरिएंट परसेप्शन के, दी इंटायर स्टोरी दैट वी हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.